हेलो एवरीवन, मैं अमित गौतम, रेजोनेंस हिंदी लेक्चरर। और आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल्कुल वन शॉट रिवीजन, जो कि सीबीएसई टर्म 2 के अंदर कोर्स बी का हिंदी ग्रामर का सेक्शन है। और इस हिंदी ग्रामर के सेक्शन में जो इम्पोर्टेंट पांचों टॉपिक्स आ रहे हैं और उन पांचों टॉपिक्स की बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग आज रिवीजन करेंगे बिल्कुल वन शॉट। और किस तरह से आपके इस व्याकरण के अंदर जो आपके टॉपिक आ रहे हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड टर्म 2 के अंदर आपका जो व्याकरण का विभाग है, उस व्याकरण के विभाग में कौन कौन से शीर्षक हैं। एक बार जल्दी से उन शीर्षकों को हम देख लेते हैं। रचनात्मक लेखन के शीर्षक, जिसमें पहला टॉपिक है अनुच्छेद लेखन। और आप सभी जानते हैं कि जो अनुच्छेद लेखन है, ये अनुच्छेद लेखन 6 मार्क्स का हिंदी टर्म 2 के एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछे जाने हैं। दूसरे नंबर पे आता है पत्र लेखन। काफी समय से हम पत्र लेखन को पढ़ते आ रहे हैं और पत्र लेखन का जो ये टॉपिक है, ये भी 5 अंक का सीबीएसई टर्म 2 के अंदर पूछा जाएगा। थर्ड नंबर पे बात करते हैं सूचना लेखन की। और सूचना लेखन जो है, यहां पर आपको 4 दिए जाएंगे। पहला क के अंदर 2 पार्ट, ख के अंदर 2 पार्ट, और इस तरह से ये भी 2.5 मार्क्स का। तो इस तरह से ये भी आपके 5 अंक का प्रश्न हुआ। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन भी जो है वो भी 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। यहां पर भी 2.5 मार्क्स के 4 होंगे, उसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है। और फिफ्थ नंबर पे आता है आपका लघु कथा लेखन। और लघु कथा लेखन भी आपके सामने ऑप्शन में 2 होंगे, 2 में से आपको 1 किया जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा जो व्याकरण का वेटेज है, लगभग मोस्टली वो 26 अंकों का है और बहुत बड़ा वेटेज व्याकरण शास्त्र रखता है। तो आज के इस लेक्चर में हम व्याकरण के उन 5 टॉपिक को 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएंगे और देखेंगे किस तरह से हम 5 टॉपिक के एक बार फिर दोबारा से बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, सबसे पहला है अनुच्छेद लेखन। बचपन से हम लोग जब भी हमने पढ़ना शुरू किया, लगभग 3rd 4th 5th से ही हमने अनुच्छेद को लिखना, सुलेख लिखना हम लोगों ने शुरू किया। तो उसी प्रकार 10th क्लास के अंदर भी अनुच्छेद लेखन है। और थोड़ा सा उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किसी भी घटना, दृश्य या विषय को संक्षिप्त शब्दों में लेकिन सारगर्भित मतलब उसकी बात के समरी को हम बहुत अच्छे से पहचान सकें, सार्थकता को पहचान सकें, उसको प्रस्तुत किया जाता हो, उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। ठीक है, कि जहां पर किसी भी टॉपिक को हम समरी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करें, उसको हम अनुच्छेद कहेंगे। अनुच्छेद शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ का हिंदी समानार्थी शब्द है। अंग्रेजी में उसको पैराग्राफ बोला जाता है। आप लोगों ने अंग्रेजी भाषा के अंदर पैराग्राफ राइटिंग लिखी है, बिल्कुल एज इट इज उसी अंदाज में हम लोग अनुच्छेद लेखन हिंदी में लिखते हैं। अनुच्छेद जो है वो निबंध से बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। निबंध विस्तृत रूप होता है, जहां बिल्कुल विस्तार पूर्वक बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए, एक एक टॉपिक को 1 बाय 1 उसके सेमी पॉइंट्स बना करके हम एक्सप्लेन करें। लेकिन पैराग्राफ के अंदर 1 या मैक्सिमम 2 पैराग्राफ में उस टॉपिक को हम अपने शब्दों में अभिव्यक्त करते हैं। तो अनुच्छेद जो है वो निबंध का बहुत छोटा रूप है। लघु मतलब छोटा रूप, जो लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अनुच्छेद लेखन को लेकर के। अगला, अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि यहां दिया हुआ आपके स्लाइड के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट, अनुच्छेद लिखने से पहले सबसे पहले विषय से संबंधित संकेत बिंदुओं के आधार पर भूमिका या अपनी रूपरेखा मन में बना लेनी चाहिए। जो भी पॉइंट्स, जो भी अनुच्छेद आप सेलेक्ट कर रहे हो, 3 अनुच्छेद आपके सामने होंगे, तीनों में से एक पर हमें अनुच्छेद लिखना है, लगभग 80 से 100 शब्दों के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए कि कौन सा टॉपिक सबसे अच्छा हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो विषय से संबंधित उसके जो संकेत बिंदु दिए हुए हैं, जो सब हिंट्स पॉइंट दिए हुए हैं, उनको हमें बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए और मन में एक इंट्रोडक्टरी चीजें बनानी चाहिए, जिसके माध्यम से हम उस टॉपिक को एलिबरेट कर सकें। दूसरा
पॉइंट इसमें है, अनुच्छेद लेखन में दिए गए विषयों में से किसी एक शीर्षक विषय का चयन करें। जैसा कि मैंने आपको बोला भी है, जो भी विषय दिए हुए उसमें से आपको एक विषय का चयन करना पड़ेगा। आपकी भाषा सरल हो, सरस, रसपूर्ण हो, प्रभावशाली, इफेक्टिव हो और साथ ही साथ बोधगम्य। बोधगम्य मतलब आसानी से हम अपनी बात को सामने वालों को समझा सके, इस प्रकार की हमारी भाषा शैली होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, विराम चिन्हों का सही प्रयोग हमारे अनुच्छेद में होना चाहिए। कहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होगा, कहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा, निर्देशक चिन्ह, ये तमाम विराम चिन्ह हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़े हैं और विराम चिन्हों का सही प्रयोग निश्चित तौर पर अनुच्छेद लेखन को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना देता है। अगला है, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो वर्ड लिमिट दी हुई है उसी वर्ड लिमिट को हमें ध्यान में रख करके अनुच्छेद को लिखते चले जाना है। अगला पॉइंट है, विषय से संबंधित गुणों और अवगुणों के बारे में, विशेषताओं, हानि लाभ के बारे में, उद्देश्य या आवश्यकता से संबंधित कि इस टॉपिक की क्या तो रिक्वायरमेंट है, इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या इसके गुण हैं, क्या इसकी बुराइयां हैं। इन तमाम चीजों को हम बिल्कुल 1 बाय 1 पैराग्राफ में लिखते चले जाएंगे। 2-2, 3-3 लाइन के माध्यम से उनको हम इलेबोरेट करते जाएंगे, ताकि उससे मालूम पड़ेगा वास्तव में हमें इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मालूम है और हमने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन सब चीजों को हमने डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब आपके सामने अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही आपके परीक्षा में पूछ लेता है कि भारत में दूरदर्शन की भूमिका, ये आपका पहला टॉपिक है। ठीक है, 3 टॉपिक आपके सामने होंगे, तीनों में से जैसे मान लो मैंने अगर इस टॉपिक को चुन लिया हो, इसके कुछ संकेत बिंदु उसमें दिए हुए हैं। भारत में दूरदर्शन की भूमिका, डीडी की भूमिका क्या है, किस प्रकार से दूरदर्शन ने अपना काम हिंदुस्तान में किया, उसके संकेत बिंदु हैं। सबसे पहले तो दूरदर्शन क्या है, इसके बारे में हमारा अर्थ और परिभाषा याद होनी चाहिए, किस प्रकार ये कार्य करता है और दूरदर्शन के लाभ और उपयोगिता। अगर ये पॉइंट्स आप अपने पैराग्राफ में लिखते हो तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बेस्ट पैराग्राफ हम लोग बना सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या हम लिखा। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मनुष्यों को अनेक सुविधाएं प्रदान की है। मनुष्य इन सुविधाओं का लाभ उठाकर ज्ञान के साथ साथ अपना मनोरंजन भी करता है। इनमें एक साधन है दूरदर्शन, जहां पर ज्ञान के साथ साथ हमें एंटरटेनमेंट भी मिले, तो वो दूरदर्शन इसकी आवश्यकता को फुलफिल करता है। इसे अंग्रेजी भाषा में टेलीविजन कहते हैं। दूरदर्शन का अर्थ दूर की वस्तुओं को देखना। दूरदर्शन के द्वारा बोलने वाले के चेहरे तथा उसके हाव भाव, उसके अभिव्यक्ति कौशल, उसके विचार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। दूरदर्शन का आविष्कार इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन एल बैरे ने किया था। उन्होंने इसे वर्ष 1926 में विश्व के सामने प्रस्तुत किया। सबसे पहले हमने दूरदर्शन की डिफाइन किया, उसके बाद किस प्रकार से इसकी उपयोगिता रही, कैसा ये काम कर रहा है, सबसे पहले इसकी स्थापना के बारे में बताया। भारत में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना वर्ष 1951 में दिल्ली में की गई। दूरदर्शन केंद्र के स्टूडियो में कई कैमरे तथा फ्लड लाइट लगी होती है, जो चित्र, दृश्य तथा ध्वनि को विद्युत तरंगों के द्वारा विद्युत तरंगों के रूप में प्रसारित करते हैं। इन विद्युत तरंगों को एरियल एंटीना ग्रहण करता है, जिससे चित्र, आवाज, दृश्य दूरदर्शन तक आते हैं। दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रम समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे निम्न हो, चाहे उच्च हो, चाहे पूंजीपति वर्ग हो, चाहे गरीब वर्ग हो, हर प्रकार के वर्ग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इसके माध्यम से देश विदेश, जल, नभ यानी आकाश, पहाड़, नदी, समुद्र, रेगिस्तान, ग्राम यानी गांव, नगर यानी शहर आदि की अनेक प्रकार की ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाला तथा रोचक यानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बढ़ाने वाला जानकारियां प्राप्त होती है। दूरदर्शन पर हर प्रकार के कार्यक्रम दिखाई जाते हैं। इन कार्यक्रमों से बच्चों को अपनी संस्कृति की जानकारी मिलती है। इसी तरह
खेल कूद संबंधी कार्यक्रम सभी का मनोरंजन करने के साथ साथ खेल संबंधी ज्ञान भी ये बढ़ाते हैं। इस प्रकार दूरदर्शन की उपयोगिता, दूरदर्शन का महत्व, उसकी आवश्यकता हमारे भारत में शुरू से रही और इस प्रकार से उन्होंने अपने दूरदर्शन की भूमिका को इस पैराग्राफ के अंदर डिफाइन करने की कोशिश की। तो इस प्रकार हम अपनी भाषा शैली को सरस बनाते हुए एक बहुत उन्नत पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, अगला एक और हम टॉपिक देखते हैं इसी के अंदर। दूसरा अगर इसमें देखते हैं विद्यार्थी और अनुशासन। अगर मान लो ये वाला पॉइंट हमें पसंद आया तो इसको हम किस प्रकार से इलेबोरेट करें। इसमें भी कुछ संकेत बिंदु दिए हुए, जैसे अनुशासन का क्या अर्थ है, विद्यार्थी और अनुशासन क्या है, अनुशासन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है, सोसाइटी फैमिली में डिसिप्लिन क्या रोल अदा करता है, और सबसे बाद में कॉन्क्लूजन क्या उसका निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहले देखते हैं क्या इन्होंने लिखा। एक विशाल वृक्ष का अस्तित्व उसकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था मतलब बाल्यकालीन, जब व्यक्ति बालक की अवस्था में था, संरक्षण पर आधारित होता है। वैसे ही मनुष्य के जीवन में उसकी बाल्यावस्था का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि मनुष्य कैसा है। इन सब की जानकारी हमें बाल्यावस्था और शैशवावस्था से ही मालूम होने लगती है। विद्यार्थी जीवन में यदि अनुशासन का पालन किया जाए तो व्यक्ति का संस्कार दीप्त होता है। व्यक्ति अपने संस्कारों को दिखाई देता है कि किस प्रकार से व्यक्ति का संस्कार है। और हमारे तो हिंदी में कहावत भी और राजस्थान में कहावत भी है कि पूत के लखन पालने में दिख जाते हैं। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर मनुष्य किस प्रकार का प्राणी है, किस प्रकार की उसकी इमेज है, ये उसकी बाल्यावस्था के अंदर ही मालूम हो जाती है। प्रारंभिक अवस्था की सदाचार मनुष्य के जीवन चरित्र की निर्धारक भी होती है। किस प्रकार का उसका आचरण है, किस प्रकार का उसका व्यवहार है। अनुशासन व्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा ये अनिवार्य भी है। बिना नियम तथा अनुशासन के सामाजिक उन्नति को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी कि बिना अनुशासन के, बिना डिसिप्लिन के हम अपने समाज में उन्नति नहीं कर सकते, न हम सार्वजनिक रूप से न व्यक्तिगत रूप से उन्नति कर सकते हैं। साहित्य, समाज, धर्म, प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन बहुत आवश्यक है। अनुशासन का अर्थ नियम, सिद्धांत, आदेशों का पालन करना है कि हम किस प्रकार जो सिद्धांत बनाए गए, जो आदर्श बनाए गए, जो नियम बनाए गए, उन नियमों को हमने किस प्रकार से क्रियान्वित किया, किस प्रकार से अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, यही अनुशासन है। ठीक है, विद्यार्थी के लिए विद्यालय के नियमों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। विद्यालय के नियमों का पालन कर वह एक व्यवस्थित तथा आदर्श जीवन जीता रहता है। इन प्रक्रियाओं के कारण समाज तथा परिवारों में वह स्नेह तथा सम्मान पाता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ यही अनुशासन विद्यार्थी को एक सफल नागरिक बना देता है। ठीक है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का पालन बहुत अधिक जरूरी है। इससे उसके भविष्य की प्रवृत्तियां निर्धारित होती है कि किस प्रकार का उसका फ्यूचर होना चाहिए। वर्तमान समय में विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। स्कूल देखें, कॉलेजों की बात करें, मारपीट तक घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो कि वास्तव में इनडिसिप्लिन का सबसे बड़ा उदाहरण स्कूल और कॉलेजों में देखा जा सकता है। छोटी छोटी बातों पर शिक्षकों के साथ अभद्रता, अभद्रता मतलब गलत स्वभाव, गलत व्यवहार के कई उदाहरण सामने आए हैं। इस अनुशासनहीनता का कारण वर्तमान शिक्षा प्रणाली को माना जाता है कि निश्चित रूप से हमारा जो वर्तमान एजुकेशन सिस्टम है, शायद ये अनुशासन को इस प्रकार से बढ़ावा न दे पा रहा हो। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में दूरियां बढ़ रही है। शिक्षक व्यावसायिकता के कारण विद्यार्थियों को कमाने का जरिया समझने लगे हैं। इससे विद्यार्थियों को अनुशासित रखने वाला वातावरण उत्पन्न नहीं किया जा सकता तथा विद्यार्थी उत्संकल हो रहे हैं। उत्संकल मतलब शरारती होते चले जा रहे हैं, उनकी शरारतें कई गुना बढ़ती चली जा रही है। और शिक्षा के प्रति गंभीरता की कमी भी अनुशासनहीनता का कारण है। इससे अविवेकी विद्यार्थी अपने जीवन का अमूल्य सम नष्ट करता है। विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता का लाभ
राजनीतिज्ञों ने उठाया। ऐसे युवा विद्यार्थियों को राजनीति से जोड़ने का प्रयास हुआ है, जो अंततः सामाजिक या राजनीतिक प्रक्रिया के लिए भी बहुत ज्यादा घातक हो या खतरा साबित हो सकता है। आखिरी में दिया इन्होंने निष्कर्ष, क्या इसका कॉन्क्लूजन होना चाहिए। निष्कर्ष में उन्होंने कहा कि अनुशासन जीवन की विकास तथा सफलता का कारण है। इससे सुखमय भविष्य की ओर प्रयाण किया जा सकता है। प्रयाण मतलब अपनी यात्रा को शुभारंभ करना। अनुशासित रहते हुए योग्य, चरित्रवान तथा आदर्श नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति देश के विकास में अपनी भूमिका को निभा सकता है। तो हमने पहले टॉपिक को बहुत अच्छे से जाना, किस प्रकार विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां अपनी भाषा शैली को सुदृढ़ करते हुए, अच्छे शब्दकोशों का प्रयोग करते हुए एक बहुत अच्छा अनुच्छेद हम लिख सकते हैं। उसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं, 3 अनुच्छेद होंगे, 3 में से आपको एक ऑप्ट करना है और बहुत अच्छी मेहनत से हम उस अनुच्छेद को लिख सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पत्र लेखन। पत्र लेखन भी हम लोग लगभग 6, 7, 8, 9, 10 क्लास से लिखते चले जा रहे हैं और हिंदी कोर्स बी के अंदर पत्रों की बात करें तो इस बार जो पत्रों में है औपचारिक पत्र, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम कह सकते हैं फॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र से पहले हम बात करेंगे कि पत्र लेखन क्या है, क्या उसका अर्थ होना चाहिए, क्या उसकी डेफिनेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ही हमने बनाया कि पत्र लेखन एक्चुअल में है क्या चीज। पत्र लेखन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा, ठीक है। पत्र लेखन का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। पत्र केवल विचारों के आदान प्रदान या महज सूचना तक सीमित नहीं है। अगर हम पत्रों की बात करें तो केवल हम अपने थॉट्स को दूसरों तक नहीं भेज रहे हैं, जबकि महज अपनी सूचना तक ही सीमित नहीं है। पत्र से पत्र लिखने वाले के व्यक्तित्व की झलक मिलती है। अब चलो हम बात करते हैं कि आज का जो प्रेजेंट एरा है उसमें पत्रों की उपयोगिता कम हो चुकी है। इंटरनेट का जमाना और इंटरनेट के युग में कंप्यूटर, जो कि सबसे बड़ा हमारा माध्यम है आज के युग में कम्युनिकेशन करने का, और कंप्यूटर के माध्यम से हम व्हाट्सएप, ट्विटर, मेल ये बहुत करते आए हैं। लेकिन मेल लिखने का जो तरीका है, जो मेल की ड्राफ्टिंग है, वो भी सेम बिल्कुल पत्र के माध्यम से ही है। इसलिए पत्र आपको लिखना आना चाहिए। बिना पत्र से हम मेल भी नहीं लिख सकते, हम वो ड्राफ्टिंग नहीं कर सकते। इसलिए डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्टली हो, आज भी पत्र की उपयोगिता बिल्कुल एज इट इज है। आगे देखते हैं, उसके संस्कार, उसकी मानसिक स्थिति तथा उसकी सोच का भी प्रकटीकरण होता है। अतः पत्र लिखने के लिए कुछ विशेषताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारे सामने श्रेष्ठ पत्र लिखना हो, बहुत ही जबरदस्त पत्र में लिखना हो, तो उसके लिए कुछ बिंदुओं को हमने बनाया कि ये कुछ बिंदु हैं और इन बिंदुओं का हमें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहली चीज स्पष्टता, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। आपके शब्द स्पष्ट हो, वाक्य स्पष्ट हो, विषय बिल्कुल स्पष्ट हो, भाषा शैली बिल्कुल स्पष्ट हो, ताकि हम पूरी स्पष्टता से अपनी बात को मौलिकता के आधार पर लोगों तक पहुंचाएं। विद्यार्थी जब भी अपने प्रधानाचार्य जी को, शैक्षणिक संस्थाओं के मुख्य व्यक्ति को हम पत्र लिखेंगे तो उसमें क्लियरिटी जो है वो बिल्कुल जरूरी है। दूसरी चीज, बिल्कुल सरल शब्दों में, हमें कोई कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना। हम जो आम बोलचाल में लेते हैं उसी प्रकार के शब्द आप यूज में लोगे तो ज्यादा प्रभावी होगा, सामने वाला आपकी बात को जल्दी से समझेगा। संक्षिप्तता, अनुच्छेद जो है वो है ना, बहुत बड़ा भी नहीं होता, बहुत छोटा भी नहीं होता, लेकिन पत्र के अंदर जो है वो बिल्कुल एक ही पेज में हम कोशिश करते हैं कि उस पत्र को हम समाप्त कर दें। इसलिए पत्र में जो है संक्षिप्तता भी होनी चाहिए, विस्तारीकरण नहीं होना चाहिए। बिल्कुल संक्षिप्त अंदाज में, संक्षिप्त भाषा शैली के अंदर हम पत्र को बहुत आसानी से लिख सकते हैं।
और अगला है 4th नंबर पर शैली। आपकी लैंग्वेज स्किल्स, क्या स्किल आप यूज में ले रहे हो, आपकी भाषा किस प्रकार की है, आपने कोई शब्दों का गलत प्रयोग तो नहीं कर दिया, क्या हमने वास्तव में कोई गलत चीजें तो व्याकरणात्मक रूप से नहीं लिख दी। और मौलिकता मतलब आपके विषय से संबंधित बातें ही क्या उसमें है या नहीं, ये तमाम चीजें जो हैं वो पत्र लेखन के अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो एक श्रेष्ठ पत्र को लिखने के लिए ये टॉपिक, ये पॉइंट्स आपके लिए जरूरी है पांचों: स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, शैली और मौलिकता। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आता है आपका पत्रों के प्रकार, द टाइप्स ऑफ लेटर। जैसा कि हमने कहा 2 प्रकार के पत्र, पहला पत्र हुआ आपका फॉर्मल लेटर जिसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, और दूसरा हुआ यहां पर अनौपचारिक पत्र, ये हुआ आपका इनफॉर्मल लेटर। क्लास 10th कोर्स बी के अंदर जो है औपचारिक पत्र, ये 5 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने अंक का प्रश्न? 5 अंक का प्रश्न। 2 प्रश्न होंगे, अथवा में होगा, एक आपको ऑप्ट करना है। ठीक है, अब उसके लिए आपको थोड़ा सा हमने पत्रों के प्रकार में दोनों चीजें डिफाइन कर दी। हम पहले देखते हैं कि पत्रों के प्रकार में औपचारिक पत्र क्या है। डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, हम उनको नहीं जानते, हम उस व्यक्ति से इस प्रकार का हमारा संबंध नहीं है जैसे एक रिश्तेदार का होता है। ऐसे पत्र आधिकारिक रूप से सार्वजनिक मंच पर सरकारी या निजी, गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, दोनों ही प्रकार के कार्यालयों के द्वारा, शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा आदि के पदों को लिखा जाता है, पोस्ट को लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर जो है वो हमेशा पोस्ट को लिखा जाएगा, इंडिविजुअल व्यक्ति को नहीं लिखा जाएगा, नाम को नहीं लिखा जाएगा, उस पोस्ट को लिखा जाएगा जिस पोस्ट पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, और वही पोस्ट उन सब चीजों के लिए बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल है। अब इन पत्रों के अंदर मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र, दूसरे नंबर पर आवेदन पत्र, कार्यालयी पत्र और शिकायती पत्र। इस प्रकार 4 प्रकार के पत्र मुख्यतः इसके अंदर आते हैं जो औपचारिक पत्र की पूरी भूमिका अदा करते हैं। दूसरे नंबर पे अनौपचारिक पत्र, ये क्लास 9th का विषय है, लेकिन पत्रों के प्रकार में एक बार इसको भी हम क्लासिफाइड कर दें, क्लेरिफाई कर दें कि ऐसे पत्र व्यक्तिगत होंगे, इंडिविजुअल होंगे, और हमारे रिश्तेदार को, हमारे सगे संबंधियों को हालचाल पूछने के लिए, उसके भावों की अभिव्यक्ति के लिए, अपने विचारों को भेजने के लिए, उसके विचार जानने के लिए लिखे जाते हैं। इनमें निमंत्रण पत्र, शादी विवाह का आपको निमंत्रण देना हो, यज्ञोपवीत का निमंत्रण देना हो, है ना, शादी की आपकी एनिवर्सरी है, जन्मदिन का मौका है, उसके लिए आपको इनविटेशन कार्ड देना हो, तो ये पत्र किस में आएगा? अनौपचारिक पत्र के अंदर। दूसरे नंबर पर आया बधाई पत्र, कॉन्ग्रेचुलेट करना। अगर व्यक्ति का जन्मदिन हो गया है, उसको जन्मदिन की आपको बधाई देनी हो, उसके लिए शादी पर आप नहीं आ पाए लेकिन उसको बधाई देनी हो, तो उस प्रकार के पत्र। सांत्वना पत्र, ये थोड़ा सा अलग है। व्यक्ति के घर में किसी की डेथ हो गई, आप वहां नहीं पहुंच पाए, अब आप बाद में पत्र लिख रहे हो, आपको सुन करके बहुत दुख हुआ, इस प्रकार के पत्र जो है सांत्वना पत्रों में लिखे जाएंगे। ठीक है, कोई दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है, वहां पर अगर पत्र लिखे जाएं तो वो भी सांत्वना पत्र के अंदर आएगा। इसके बाद है सलाह पत्र। सलाह पत्र मतलब जहां पर अपने छोटे भाई बहनों को हम सलाह मशवरा देते हो, उनको सही मार्ग दिखाने के लिए बात करते हो, तो वो आएगा आपका सलाह पत्र के अंदर। पत्रों के प्रकार के बाद में हमने बात करनी है कि जो औपचारिक पत्र है, उन औपचारिक पत्रों में सबसे पहला हमने जाना था प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट अलग है, बाकी बचे हुए तीनों आपका शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, कार्यालय पत्र, इन तीनों का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। औपचारिक पत्र का फॉर्मेट आपके सामने है। सबसे पहले सेवा में लिखना है, उसके बाद में बिना कोई स्पेस दिए हुए श्रीमान, और आगे यहाँ पर पद का नाम आ जाएगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर कोमा लगाना है,
दूसरी लाइन में विदाउट स्पेस विभाग, कार्यालय या संस्था का नाम, कोई भी डिपार्टमेंट हो, ऑफिस हो, इंस्टीट्यूट हो, शैक्षणिक संस्था हो, उस विभाग का नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद में कोमा, ठीक है। इसके बाद में थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे स्थान का नाम। स्थान मतलब कि वो विभाग जो है वो किस प्रकार के स्थान पर है, तो यह स्थान का नाम आ जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर हमें पूर्ण विराम लगाना है, ठीक है। जैसा इंस्ट्रक्शंस दिया उसी की तरह हमें फॉलो करता चला जाना है। फोर्थ लाइन में बिना कोई स्पेस दिए हुए दिनांक। उसके बाद में औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र में सबसे बड़ा अंतर कि विषय, औपचारिक पत्र के अंदर विषय महत्वपूर्ण और जरूरी होता है। विषय लिखना सबसे ज्यादा आवश्यक है औपचारिक पत्र के अंदर, इसलिए विषय हमें लिखना चाहिए। और विषय लिखने के लिए जो भी आपके प्रश्न पत्र के अंदर दिया हुआ है उस विषय को लिखने के बाद में आगे के लिए या हेतु या बाबत, तीनों में से एक, इन तीनों में से एक आपको शब्द लिखना है। उसके बाद मान्यवर या महोदय, उपयुक्त विषय में सविनय निवेदन है कि, या उपयुक्त विषयांतर्गत नम्र निवेदन है कि। उसके बाद में जो भी आपके विषय से संबंधित बातें हैं वो बिल्कुल कंटेंट और बॉडी के अंदर हम लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धन्यवाद, आगे आपकी या आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, नाम, कक्षा, सेक्शन जो भी है, इस प्रकार से एक पेज के अंदर, एक पृष्ठ के अंदर हम औपचारिक पत्र को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हम देखते हैं आवेदन, कार्यालयी या शिकायती पत्र का प्रारूप। इन तीनों का फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है क्योंकि इन तीनों को जो है वो हम नहीं जानते, लेकिन शैक्षणिक संस्थाओं को निश्चित रूप से हम सामने वाला हमें जानता था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर प्रेषक का पता, 2 पंक्तियों के अंदर, ऊपर आपको 2 पंक्तियां दिखाई दी होगी, आगे लिख रखा होगा प्रेषक का पता। इसका मतलब है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। 2 पंक्तियों के अंदर आपने एड्रेस को कंप्लीट किया। इसके बाद पूर्ण विराम, बिना कोई स्पेस दिए हुए दिनांक। दिनांक लिखने का तरीका भी आप लोगों को बताया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल 11 मार्च, इसके बाद में महीने के बाद में कोमा लगाया, उसके बाद में आपका सन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने पत्र में दिनांक लिख सकते हैं। एड्रेस के लिए आपको बताया हुआ है 2 लाइन के अंदर, सबसे पहले लिखा मकान नंबर। मकान नंबर लिखने के बाद में जो भी मकान नंबर कोमा आ जाएगा। उसके बाद में अगर कोई कॉलोनी है तो यहाँ लिख दिया आपने मयूर विहार, ठीक है। एक ही लाइन में एड्रेस नहीं लिखना है, 2 पंक्तियों में हमें एड्रेस कंप्लीट करना चाहिए। इसके बाद में सेकंड में लिख दिया हमने कोटा और इसके बाद में लिख दिया राजस्थान, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पंक्तियों में हम अपना एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद में सेवा में श्रीमान, जो भी इसमें दिया हुआ है, पद का नाम, उस पद के नाम को लिखोगे, कोमा लगा दोगे। इसके बाद विभाग, जो भी डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट का नाम, आगे पूर्ण विराम। विषय बिल्कुल जैसा कि प्रार्थना पत्र में था वैसा का वैसा विषय लिखना है। मान्यवर या महोदय, उपयुक्त विषयांतर्गत सविनय निवेदन है कि डेश डेश डेश। उसके बाद में जो भी आपका मैटर है, जो भी आप बॉडी के अंदर लिखना चाह रहे हो, 3 से 4 लाइन के अंदर अपनी बात को लिखा बिल्कुल संक्षिप्त अंदाज में। और यहाँ आ जाएगा प्रार्थी। प्रार्थी शब्द क्यों लिखा कि इसमें अगर मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के लिए उपयुक्त शब्द है, इसलिए सबसे बढ़िया शब्द है प्रार्थी। उसके बाद में नाम और एड्रेस हमारा ऊपर आ ही गया। इस तरह से आवेदन और कार्यालय या शिकायती पत्र का हमारा ये फॉर्मेट है। इसी अंदाज में हम लिखेंगे तो डेफिनेटली हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप पता और दिनांक सही लिखते हो तो लगभग 1 नंबर इसमें दिया जाएगा। इसके बाद में आपने अगर ये तीनों चीजें बढ़ा लिखी है, 1 नंबर इस चीज का है, विषय का 1 नंबर है, ठीक है। इसके बाद में 1 से 1.5 नंबर इसका है, पूरे बॉडी का आपने लिखा। और लास्ट वाला अभिवादन का आप इस प्रकार से पूरे के पूरे एक पॉइंट्स के अकॉर्डिंग पूरे 5 अंकों को डिफाइन किया हुआ है। अभ्यास प्रश्नों में हम बात करते हैं। पहला प्रश्न है कि बड़ी बहन की शादी पर 4 दिन का अवकाश चाहने के लिए
अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आंसर इसमें दिया हुआ है सेवा में, सबसे पहले हमने सेवा में लिखा, इसके बाद में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, डेफिनेटली जैसा कि हमने अभी प्रारूप में देखा भी था, यहाँ पर ये पद का नाम है, ठीक है। इसके बाद में कोई भी डिपार्टमेंट, कार्यालय या स्कूल है तो स्कूल का नाम आ गया। इसके बाद में कोटा, ठीक है, और राजस्थान। विषय दिया हुआ है बहन की शादी के लिए अवकाश प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। एक ही पेज में कोशिश करो, एक पेज में कंप्लीट करने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद में महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसका दिनांक 10/1/2022 से 13/1/2022 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। हमें कारण बताना पड़ेगा कि आपको क्यों अवकाश चाहिए। इसी कारण मुझे 9/1/2022 से 14/1/2022 तक का अवकाश चाहिए, अवकाश देने की कृपा करें। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा, धन्यवाद। नीचे आ जाएगा वापस संबोधन, आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम, कक्षा, अगर वर्ग या सेक्शन है तो सेक्शन आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अथवा में प्रश्न दिया हुआ है दूसरा, ये औपचारिक पत्र का बाकी तीनों से रिलेटेड चीज है। क्वेश्चन है, बस में यात्रा के दौरान आपका एक बैग छूट गया जिसमें कुछ जरूरी कागज हैं, कुछ रुपए थे, उसे बस कंडक्टर के द्वारा वापस लौटाया गया और उसके लौटाने पर उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को एक औपचारिक पत्र हमें लिखना है कि आप कहीं यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते करते दौरान आपके बस के अंदर ही आपका बैग छूट गया है, उसमें कुछ आपके जरूरी कागजात या रुपया पैसा जो भी उसमें था, बस कंडक्टर ने अपनी ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए उन सामानों को आपके घर तक पहुंचाया। कोई डायरी उसके हाथ में लग गई होगी जिसमें आपका नाम पता लिखा होगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पहुंचा, आपके फोन नंबर से माध्यम से जैसे भी करके वहां पहुंचा, उसकी आपको प्रशंसा करनी है और प्रशंसा करते हुए निगम कार्यालय को आपको पत्र लिखना है कि इस प्रकार के व्यक्ति निश्चित रूप से समाज के लिए एक बहुत अच्छा आदर्श साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैं हर बार आपको कहता हूं कि बाकी बचे हुए तीनों जो है, सबसे पहले दो पंक्तियों के अंदर, जैसा कि यहां दिया है मकान नंबर 35 राजनगर कॉलोनी, कॉलोनी का नाम आ गया कोटा राजस्थान, तो यहां आ जाएगा आपका प्रेषक का पता, लिखने वाले या भेजने वाले का एड्रेस, ठीक है, दो पंक्तियों के अंदर। इसके बाद में सेवा में श्रीमान मुख्य अध्यक्ष परिवहन निगम कार्यालय कोटा राजस्थान, ठीक है। इसके बाद में विषय आ गया आपका बस कंडक्टर के द्वारा सामान लौटाने पर उसकी प्रशंसा करने हेतु औपचारिक पत्र मान्यवर। इसके बाद मान्यवर लिखा, कल दिनांक 24 अप्रैल 2019 को मैंने कोटा में कार्य समाप्ति पर कोटा के लिए झालावाड़ बस स्टैंड से वातानुकूलित एयर कंडीशनिंग बस पकड़ी थी। सफर चूर्ण हो जाने के बाद में मैं बस से उतरकर झालावाड़ तक चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा नहीं रही। तब 3 घंटे के बाद बस कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा जी मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर में पहुंच गए। तब मुझे इस बात का ज्ञात ही नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग अपने कागजातों सहित बस में ही भूल आया हूं। इस बैग से मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग वहां भूल आया हूं। मेरे बहुत जरूरी कागज, कुछ रुपए, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड भी उसमें था, उसी के माध्यम से शायद वो मेरे पते तक पहुंचे हैं। उसी पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा जी का मैं घर पहुंचने में सफल हुए। मुझे कंडक्टर का ये व्यवहार बहुत ही सराहनीय, ईमानदारीपूर्ण, प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। मैं चाहता हूं कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सकें। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा जी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद। प्रार्थी रमेश कुमार। तो इस प्रकार से हम पत्र के अंदर इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं और उन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपनी भाषा के माध्यम से हम बहुत उपयुक्त पत्र लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है
सूचना लेखन। सूचना लेखन जो है इसमें आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। और चारों प्रश्न जो है वो 2 खंड में होंगे, क और ख। क खंड के अंदर 2 प्रश्न, 2 में से आपको 1 प्रश्न करना है। ख के अंदर 2 प्रश्न, इसमें से आपको 1 प्रश्न करना है। और दोनों ही प्रश्न जो हैं वो 2.5 मार्क्स के होंगे। और टोटल जो इनका पूर्णांक होगा वो 5 अंक का होगा। तो ये तो है आपके सूचना लेखन के प्रश्न से संबंधित बात। अब बात करते हैं कि सूचना लेखन लिखा कैसा जाए, क्या इसका संक्षिप्त परिचय है, सूचना आखिर होती क्या है, क्यों इसको लिखा जाता है। इसमें लिखा हुआ है, मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है, उसमें जानने की इच्छा होती है, वो अपनी बातों को जानना चाहता है, सामने वाला क्या कहना चाहता है उसके विचारों को वो जानना चाहता है, वह तरह तरह की जानकारियों से अवगत होना चाहता है, वह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसी तरह सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भी कुछ आवश्यक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती है। जन साधारण की भलाई हेतु वे समय समय पर ऐसा करती रहती है। इन सूचनाओं को जनता तक लिखित माध्यम से, लिखित रूप में पहुंचाना ही सूचना लेखन कहलाता है। सरकार हो, चाहे कार्यालय हो, चाहे प्राइवेट कार्यालय हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, अर्ध सरकारी कार्यालय हो, अपने कर्मचारियों को या जनता तक अपनी बातों को जब पहुंचाया जाए, किसी कार्यालय के माध्यम से समाज के लोगों तक पहुंचाया जाए, तो उसको हम सूचना लेखन, उस लिखित रूप को कहेंगे। सूचना लेखन के माध्यम से जन साधारण से सीधे संवाद स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से कम खर्च और अल्प परिश्रम से अधिकाधिक लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जाती है। छात्रों को भी तरह तरह की सूचनाएं विद्यालय के सूचना पट पर लिखी मिलती है। सूचनाएं प्रायः ऐसे स्थान पर लिखी जाती है जहां लोगों के द्वारा बहुत आसानी से उनको देखा जा सके, पढ़ा जा सके, अपनी बातों को हम समझ सकें। इन्हें कॉलोनियों के बाहर, रिहायशी इलाके जहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा जमा हो, मुख्य द्वार पर, या प्रायः कॉलोनियों के सूचना पट, ये तो लगभग हर जगह होता है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो वहाँ पर भी सूचना पट होगा, इंस्टीट्यूट में होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होगा। ये सब चीज़ें जो है वो सूचना पट पर लिख दी जाती है, जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को देख सकते हैं कि भाई फलां चीज़ किस प्रकार से बताई गई है और क्या इस इंस्टीट्यूट के अंदर प्रोग्राम या कोई भी कार्यक्रम प्रस्तावित जो है वो इस प्रकार से होना जारी होगा। इसके बाद आता है दूसरे नंबर पर सूचना लेखन का प्रारूप। क्या इसका फॉर्मेट होना चाहिए? यह आपके सामने फॉर्मेट मौजूद है। सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना चाहिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। बॉक्स में ही आपकी सूचना आनी चाहिए। कोई भी कंटेंट हम बना रहे हो तो सबसे पहले ध्यान रहे, या तो पूरा मैटर लिख लीजिए, मैटर लिखने के बाद में हम बॉक्स बना सकते हैं, या पहले आप बॉक्स ड्राफ्ट कर लीजिए और उसी के अंदर हमें अपनी बातों को लिखते चले जाना, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले लिखोगे आप सूचना लेखन, ठीक है, क्योंकि प्रश्न लिखेंगे हम, उत्तर जो भी आपका दिया हुआ है, उस सबसे ऊपर आएगा आपका संस्था या विभाग का नाम, कि कौन सी आपकी संस्था है, कौन सा आपका विभाग, कार्यालय, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद में मोटे अक्षरों के अंदर हम टाइटल लिखेंगे, किस टाइटल पर, किस शीर्षक पर हमें सूचना देनी है। उसके बाद में सूचना लिखोगे। राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में हम दिनांक लिख सकते हैं। दिनांक लिखने का तरीका हमने पत्र लेखन में भी सीखा, जैसे 12 अप्रैल, महीना लिखने के बाद में कॉमा और आगे 2022, बिल्कुल उपयुक्त तरीका है। इसी प्रकार से हमें दिनांक लिखनी चाहिए। इसके बाद पहली लाइन कॉमन, सर्वसाधारण सभी छात्र छात्राओं, विद्यालय के समस्त कर्मचारियों को, संस्था के समस्त कर्मचारियों को, शहर के सभी आम नागरिकों को, गणमान्य नागरिकों को, इस प्रकार से ये कॉमन चीज हुई। सूचित किया जाता है कि दिनांक, जो भी दिनांक हो, उसके बाद में जो भी आपको कंटेंट लिखना है, किसके ऊपर सूचना देनी है,
सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए सरल शब्दों में हम अपनी बात को रख सकें, अभिव्यक्त कर सकें। सूचना पट्ट में हम लिख सकते हैं। इसके बाद आज्ञा से आपके साइन यहां पर हो जाएंगे, हस्ताक्षर, आपकी पोस्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है, संस्था का नाम ऊपर दिया हुआ है, आपकी मोहर यहां पर हो तो मोहर लग जाएगी और नीचे आपके हस्ताक्षर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। जैसा कि पहला दिया हुआ है, आपके विद्यालय में दांतों के डॉक्टरों के द्वारा कैंप लगाया गया है। आप न्यू पब्लिक विद्यालय के सचिव हैं। सभी छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए सूचना लिखिए। सबसे ऊपर आपके इंस्टीट्यूट का नाम आया, उसके बाद में सूचना लिखा। यहां शीर्षक लिखते हुए लिख सकते हैं हम, दांतों का एक कैंप या दांतों के कैंप का आयोजन, कैंप का भव्य आयोजन। शीर्षक बिल्कुल अट्रैक्टिव होना चाहिए। इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में दिनांक यहाँ आ जाएगी। डॉक्टर मेहता शहर के मशहूर सर्जन हैं जिन्होंने हमारे विद्यालय में दांतों की सुरक्षा हेतु आवश्यक जानकारी देना स्वीकार किया है। 10 नवंबर 2016 को विद्यालय के ऑडिटोरियम में स्लाइड्स के माध्यम से कार्यक्रम को रुचिकर बनाते हुए हम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। जो छात्र दांतों की सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने सचिव से, सेक्रेटरी से संपर्क कर सकते हैं। नाम आ गया, पोस्ट का नाम आ गया। इस प्रकार से हम किसी भी सूचना को लिख सकते हैं। अथवा के अंदर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, आप केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली की सांस्कृतिक इकाई के सचिव प्रत्यूष या प्रत्यूषा हैं। आपके विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति पूर्ण कविताओं का पाठ किया जाना है। उसमें शहर के प्रसिद्ध कवि पधार रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के अभिभावक भी सादर आमंत्रित हैं। इस संबंध में एक हमें सूचना आलेखन तैयार करना है और यह सूचना में सबसे पहले हमने लिखा केंद्रीय विद्यालय जलवायु विहार दिल्ली, यह आपकी संस्था का नाम हो गया। सूचना हो गई, जैसा कि मैंने कहा था, शीर्षक कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन। इसके बाद में अंडरलाइन करके भी इसको आप अलग से डिफाइन कर सकते हो। आपकी यहां पर आ जाएगी डेट, ठीक है। आपको ये जानकर अतीव हर्ष होगा कि लोगों में देशभक्ति भावना भरने करने के लिए विद्यालय परिसर में देशभक्तिपूर्ण कविता पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शहर के प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम की तिथि और कार्यक्रम इस प्रकार से है, दिनांक दे दी हमने, समय दे दिया, स्थान दे दिया। कार्यक्रम में प्रवेश पास के द्वारा, जो आपने कुछ पास निर्धारित किया है उन पास के द्वारा ही दिया जाएगा। पास के लिए अधो हस्ताक्षरी, अधो हस्ताक्षरी मतलब नीचे जो हस्ताक्षर या पद जो हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। नाम दे दिया, पद का नाम दे दिया, किस संस्था की इकाई से संबंधित हो वो नाम हमने यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस प्रकार से सूचना लेखन के अंदर सबसे पहले संस्था का नाम, उसके बाद में सूचना लिखनी है, उसका शीर्षक लिखना है, लेफ्ट या राइट में हमें दिनांक लिखनी है। उसके बाद में 4 से 5 लाइन के अंदर हमें उस सूचना से संबंधित बातों को लिखना है। कार्यक्रम है तो कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है संक्षिप्त भाषा में, और सबसे आखिर के अंदर किसके नाम से, किस पद के नाम से सूचना लिखी जानी है उसका यहाँ पर पोस्ट और उसकी इकाई का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक हमने 3 चीजें पढ़ ली है। 4th नंबर पर आता है आपका विज्ञापन लेखन। जैसा कि विज्ञापन लेखन के अंदर हम जानते हैं विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट। हमने न्यूज़पेपर के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, चाहे वो अंग्रेजी भाषा का हो चाहे हिंदी भाषा का हो, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे। तो उसी प्रकार का विज्ञापन हिंदी भाषा में भी लिखा जाता है। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, इन सब अखबारों के अंदर हम अलग अलग तरह के विज्ञापन देखते चले आए। तो विज्ञापन का जो प्रश्न है आपके पाठ्यक्रम के अंदर शामिल किया गया और प्रश्न पत्र के अंदर यहां भी 2 खंड के अंदर ये प्रश्न पूछा जाएगा।
खंड क के अंदर 2 प्रश्न होंगे, 2 में से आपको 1 प्रश्न करना है जिसका अंक निर्धारित है 2.5। ख के अंदर भी आपके सामने 2 प्रश्न निर्धारित होंगे, उसमें से आपको 1 प्रश्न करना है, उसके अंक भी हैं आपके 2.5। इस प्रकार से 5 अंक के अंदर ये जो प्रश्न है ये आपके प्रश्न पत्र में प्रस्तावित होगा। विज्ञापन लिखने के लिए कुछ चीजें इसमें आपको दी गई है, क्या क्या चीजें हमें विज्ञापन लिखने के लिए जरूरी है, किस प्रकार से एक अच्छा विज्ञापन, आकर्षक विज्ञापन हम दे करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। पहला है, एक बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। सबसे पहले जैसा हमने सूचना में बनाया था वैसा ही एक बॉक्स हमें इसमें भी बनाना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम, किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको विज्ञापन लिखना है, क्या टाइटल है, क्या विषय वस्तु है, क्या शीर्षक है, उसका नाम बिल्कुल मोटे अक्षरों में लिखा जाए ताकि देखते ही पहचानने में आ जाए कि क्या इसकी हेडिंग है, किसके ऊपर हम विज्ञापन लिख रहे हैं। दाएं या बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया, किस्मत का ताला खुल गया, ठीक है। इस प्रकार से लुभावने शब्दों का प्रयोग ताकि विज्ञापन बहुत आकर्षक हो, प्रभावशाली हो, उत्पादकता बढ़ाने वाला हो। इस प्रकार से हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमारे प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं। कोई सेल आप देना चाहते हो, मुफ्त कोई देना चाह रहे हो, कोई छूट आप देना चाह रहे हो, कोई कमीशन देना चाह रहे हो, या 1 दर्जन पर 1 चीज मुफ्त देना चाह रहे हो, इस प्रकार से ये लुभावने शब्दों का प्रयोग आप लिखते हो तो डेफिनेटली विज्ञापन जो है वो आकर्षक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा प्रभावशाली भी बनेगा। थर्ड पॉइंट है, बाईं ओर मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए कि क्या इसके गुण हैं, और डेफिनेटली हम विज्ञापन लिख रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज ही हमें उसमें बतानी है, उसकी डिसक्वालिटीज नहीं बतानी है, उसके दोष हमें नहीं गिनाने हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, वो दूसरा व्यक्ति क्यों खरीदे, उसके गुणों के बारे में, उसकी अच्छी विशेषताओं का आकलन हमें करना है। दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र दे देना चाहिए, ये ऑप्शनल है। अगर आप बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली उसके बनाने से आपके विज्ञापन में 4 चांद लग जाएंगे। कोई कमी भी होगी ना तो चित्र बनने से डेफिनेटली जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक कर रहा है, उस पर बहुत ज्यादा वो प्रभावशाली होता है, प्रभावपूर्ण होता है। स्टॉक सीमित जल्दी करें, जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी न किसी डिजाइन में होना चाहिए। मुफ्त मिलने वाले सामानों, छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। ऊपर की जगह, ऊपर ही कोई जगह देखकर छोटी सी कोई तुकबंदी, कोई स्लोगन आपको देना हो, है ना, कोई नारा आपको लिखना हो, जैसे वॉशिंग पाउडर का जो आता है ऐड, हमने टीवी में भी देखा, न्यूज़पेपर में जहाँ भी देखा कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इस प्रकार के स्लोगन्स हम दे सकते हैं जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। इसके बाद सबसे अंत में अगर पता आपके पास हो, क्योंकि कांटेक्ट करने वाला कहाँ आएगा, मेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, व्हाटएवर, कोई भी आपकी शॉप हो, कोई आपका है ना मॉल हो, तो वहाँ फ़ोन नंबर जो है आप कोशिश करें कि अपना फ़ोन नंबर ना लिखें, कोई भी नंबर आप लिख करके हम उस पते को लिख सकते हैं, कॉन्टैक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो विज्ञापन लेखन को बहुत सुंदर और प्रभावशाली बनाती है। देखते हैं इसके बाद किस प्रकार का विज्ञापन, जैसा कि एक यहाँ दिया हुआ है विज्ञापन का प्रारूप एक हेलमेट से रिलेटेड है, नाम दिया उसका रक्षक हेलमेट, अंडरलाइन कर सकते हो अलग से दिखाने के लिए। जैसा कि यहां दिया हुआ है लुभावने शब्द, धमाका दे दिया, इधर लिख दिया, ताकि पूरा का पूरा जो हमारा विज्ञापन है वो बहुत आकर्षक हो, हर चीज की जानकारी हो। वस्तु के गुणों का उल्लेख दे दिया, मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिजाइन, बहुत अच्छा इसका कलर है, बहुत अच्छे डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। 15% की बहुत भारी छूट भी इस पर दी हुई है। अगर आप आज ही लेते हैं
तो डेफिनेटली अभी जो आपकी एमआरपी है उस एमआरपी पे 15% ऑफ भी हो जाएगा। आकर्षक चित्र बनाया हुआ है, विज्ञापित वस्तु का नाम भी हमने दिया हुआ है, वस्तु के गुणों के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद प्रेरक शब्द, स्टॉक सीमित, ठीक है। इसके बाद में इसका उल्लेख किया हुआ है, रियायत कोई भी छूट हमने दी है। महिलाओं के लिए विशेष हेलमेट भी उपलब्ध हैं, मेल वाले भी हैं, फीमेल वाले भी हैं। आपके सिर का रखवाला, रक्षक, हेलमेट, कोई तुकबंदी अगर आप देना चाहें, जैसा कि मैंने कहा था वो तुकबंदी इसमें दी हुई है। और आखिर के अंदर पता एक बार अवश्य खरीदें और नीचे संपर्क करने के लिए कुछ आपने मोबाइल नंबर इसमें दे दिया। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अगर हम लिखें तो डेफिनेटली हमारे अंक जो हैं वो बिल्कुल सटीक आएंगे, जो आपके पूर्णांक के रूप में दिए हुए हैं। तो बिल्कुल अच्छा लिखें, स्पष्ट हो, क्लैरिटी के साथ हो, गलतियां बिल्कुल जीरो के बराबर हो। अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हमें बिल्कुल ना करना है, ठीक है। रेड पेन का प्रयोग हम ना करें, जो आप नॉर्मल पेन से लिखते हो उसी से हम लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। हिंदी का विज्ञापन है, हिंदी का पेपर है, तो हिंदी शब्दों का प्रयोग ही हमें स्पेशली इसमें करना है। तो इस प्रकार से विज्ञापन को हम बहुत अच्छा और उपजाऊ बना सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, नवांकर प्ले स्कूल में प्री प्राइमरी से 5वीं तक के दाखिले शुरू हो चुके हैं, इस स्कूल के लिए विज्ञापन तैयार करना है एडमिशन के रिगार्डिंग। सबसे पहले नवांकर प्ले स्कूल, स्कूल का नाम आ गया। शिक्षार्थ, आइए शिक्षा के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। उत्तम भविष्य बनाइए, दोनों कॉर्नर्स को कितने अच्छे से उन्होंने है ना बिल्कुल जस्टिफाई किया है, दोनों कॉर्नर्स को यूज में लिया है। क्या आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों में ज्ञान और संस्कार चाहते हैं तो आइए नवांकुर प्ले स्कूल। स्कूल का बहुत अच्छा सा उन्होंने एक चित्र यहाँ पर डाला हुआ है। खेल खेल में खेल की शिक्षा, स्लोगन दिया हुआ है, प्रशिक्षित अध्यापिकाएं, जो भी इसमें आपने दिया, स्वच्छ हवादार कमरे व खेल खिलौने, दाखिले के समय स्कूल बैग मुफ्त। तो इस प्रकार से एक अच्छे विज्ञापन को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सूचना लेखन में अगला अथवा के अंदर रुचिकर परिधान शोरूम, ये शीर्षक का नाम हुआ, को अपने परिधानों, अपने कपड़ों की बिक्री बढ़ानी है, वे सभी परिधानों पर 20% की छूट दे रहे हैं। इस संबंध में एक विज्ञापन हमें तैयार करना है। सबसे पहले हमने बीच के सेक्शन के अंदर शोरूम का नाम दिया, शोरूम से रिलेटेड अच्छी बातों को हमने लिखा। मनमोहक एवं मनभावन कपड़ों का एकमात्र स्थान, ऊपर लिख दिया सेल सेल सेल। धमाका आप लिख सकते हो, खुल गया खुल गया, इस प्रकार के शब्द आप है ना इसमें और लिख सकते हो। इसके बाद 20% छूट की बात लिखी, बच्चों के कुछ चित्र इसमें दिए हुए हैं, कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें। आधुनिक फैशन, मनभावन रंग, सभी आयु के लिए उपलब्ध, सबसे सस्ता सबसे अच्छा, एक बार सेवा का अवश्य मौका दें। और यहाँ पर एड्रेस दे करके हम इस विज्ञापन को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो विज्ञापन लेखन आपको समझ में आया होगा। डेफिनेटली विज्ञापन के अंदर कुछ चीज़ें जो हमें बिल्कुल मोस्टली ध्यान रखनी है, शब्द सीमा, शब्द सीमा के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना हो, जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसमें बातें हों, गुणों की चर्चा की जाए, सेल संबंधी बातें हों, लास्ट में पता लिखना है, ठीक है। और संक्षिप्त और आकर्षक होने के लिए स्पष्टता हो। बार बार है ना गलत लिख करके उसको काटापीटी नहीं होनी चाहिए, तो उससे क्या है कि विज्ञापन बहुत बिगड़ जाता है। तो इस प्रकार से लिखेंगे तो डेफिनेटली वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा 5वां और आखिरी टॉपिक, लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन जो है इसी वर्ष और लास्ट वर्ष ही एनसीईआरटी ने, सीबीएसई बोर्ड ने 10th क्लास के लिए कोर्स बी के अंदर ऐड किया है। लघु कथा लेखन जो है यहाँ पर आपके प्रश्न पत्र के अंदर 2 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 2 प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। एक अथवा में होगा, उसमें से आपको केवल एक प्रश्न करना है, एक प्रश्न ही आपको करना है और 5 अंक का प्रश्न वो पूछा जाएगा। वैसे इंडेक्स के अंदर ही मैंने पूरे अंकों के हिसाब से
पूरे 5 टॉपिक को हमने डिफाइन कर दिया था। अनुच्छेद लेखन 6 मार्क्स का था, बाकी सभी 5-5 मार्क्स के हैं। 2 प्रश्न इसमें होंगे, 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको करना है। लघु कथा लेखन एक्चुअल में है क्या, लिखते कैसे हैं, अर्थ क्या है, क्या उसका अभिप्राय हो सकता है, जीवन के किसी एक घटना के रोचक वर्णन को कहानी कहते हैं। कहानी सुनने, पढ़ने और लिखने की एक लंबी परंपरा हर देश में रही है, क्योंकि यह सबके लिए मनोरंजक होती है, इंटरेस्टिंग होती है, एंटरटेनमेंट करती है। बच्चों को कहानी सुनने का बहुत चाव, बहुत इच्छा होती है। दादी और नानी की कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। इन कहानियों का उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन होता है, किंतु इनमें से कुछ न कुछ कहानियां शिक्षाप्रद होती है। कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई प्रेरणा, अभिप्रेरणा, कोई ना कोई मोटिवेशन हमें मिलता है। कहानी लिखना एक कला है। हर कहानी लेखक अपने ढंग से कहानी लिखकर उसमें विशेषता पैदा कर देता है। वह अपनी कल्पना और वर्णन शक्ति से कहानी के कथानक, पात्र या वातावरण को प्रभावशाली बना देता है। लेखक की भाषा शैली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि कहानी कितनी अच्छी लिखी गई है। हम किसी भी कहानी को लिखें, आपके सामने टॉपिक दे दिया, उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी रूपरेखा मन में बनाओ, दिमाग में बनाओ कि यार वो टॉपिक है क्या, उस टॉपिक में और क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक की स्टार्टिंग कैसे हो, कैसे एंड तक आए, क्या इसकी शिक्षा बननी चाहिए, क्या क्या पात्र हम इसमें डाल सकते हैं, पात्रों का चयन, पात्रों के चयन के साथ आपस में कॉन्वर्सेशन, संवाद, ये कहानी के लिए सबसे जरूरी है। भाषा बहुत अच्छी हो, विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसलिए अगर लघु कथा लेखन हमें लिखना हो तो व्याकरणात्मक चीजों पर हमें फोकस ज्यादा रखना होगा। इमेजिनेशंस पर आधारित है, अपनी कल्पनाओं पर आधारित है। इसमें कहानी लिखते समय में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। दी गई रूपरेखा या संकेतों के आधार पर कहानी का विस्तार करना चाहिए। अगर आपके परीक्षा में संकेत दिए हुए हैं तो संकेतों के आधार पर, संकेत बिंदुओं के आधार पर हम कहानी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। और अगर डायरेक्ट कोई शीर्षक दिया हुआ है तो अपने मन से हम पात्र बना करके उस कहानी को अंजाम दे सकते हैं, कहानी की शिक्षा तक हम पहुंच सकते हैं। कहानी में विभिन्न घटनाओं, प्रसंगों को संतुलित विस्तार देना चाहिए। किसी प्रसंग को ना बहुत अधिक संक्षिप्त लिखें, ना अनावश्यक रूप से बार बार लिखें, ज्यादा बढ़ावा भी नहीं दें। तीसरा पॉइंट है, कहानी का आरंभ आकर्षक हो ताकि कहानी पढ़ने वाले का मन उसे पढ़ने में लगा रहे। ये नहीं कि है ना, एक हम कहानी लिख रहे हैं, पहले वाक्य और दूसरे वाक्य में कोई किसी प्रकार का कोऑर्डिनेशन ना हो, कोई तालमेल ना हो। आपका संवाद इस प्रकार का हो कि डेफिनेटली सुनने और पढ़ने वाला रोचकतापूर्ण उस कहानी से जुड़ा रहे, उसको लगे कि इसका एंड क्या होगा, क्या होगा, किस तरह से वो उसकी शिक्षा निकलेगी, क्या प्रेरणा उससे मिल रही है। कहानी की भाषा सरल हो, स्वाभाविक हो, प्रभावशाली होनी चाहिए। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द या लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो। कहानी को उपयुक्त एवं आकर्षक शीर्षक देना चाहिए। शीर्षक तो आपके सामने ऑलरेडी गिवन होगा। कहानी को प्रभावशाली और रोचक बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, स्लोगन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लुभावने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। कहानी का अंत सहज ढंग से, सरल ढंग से, प्रभावोत्पादक रूप से होना चाहिए। अंत में कहानी से मिलने वाली सीख, शिक्षा या संदेश, दोनों में से एक बात, एक ही चीज है। मैसेज क्या मिला, क्या इसका शिक्षा मिली, क्या प्रेरणा मिली, वो डेफिनेटली इसमें होना चाहिए। ठीक है। पात्रों का चयन, पात्र हम कैसे चयन करते हैं, पात्र सही चयन होगा, डेफिनेटली एक बहुत शानदार कहानी हम लिख पाएंगे। जैसा कि इसमें अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में लघु कथा लिखनी है। पहला टॉपिक दे दिया चालाक चिड़िया। तो अब इस चालाक चिड़िया मतलब एक चिड़िया की कहानी है, वो बहुत क्लेवर है। क्या किया ऐसा, अपनी कल्पना के माध्यम से सोचो, क्या इसमें हम लिख सकते हैं। जैसा कि कहानी में लिखा, एक व्यक्ति ने अपने पालतू चिड़ियों के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाया।
उस पिंजरे के अंदर चिड़िया आराम से रह सकती थी, वह व्यक्ति प्रतिदिन उन चिड़ियों को ताजा पानी और दाना देता। चिड़िया का नाम आप दे सकते हो, ठीक है, व्यक्ति का नाम आप उसमें दे सकते थे। एक दिन उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में एक चालाक बिल्ली डॉक्टर का वेश धारण करके वहां पहुंच जाती है, इंटरेस्ट बनाने के लिए, बच्चों के अंदर वो सब चीजों का विकास करने के लिए, और बोली मेरे प्यारे दोस्तों पिंजरे का दरवाजा खोलो, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं आपको देखने आई हूं, ठीक है। और बोली कि हे प्यारे दोस्तों पिंजरे का दरवाजा खोलो, मैं एक डॉक्टर हूं और तुम सबके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए, मेडिकल चेकअप के लिए आई हूं। समझदार चिड़ियाएं बिल्ली की चाल को तुरंत समझ गई। वे उससे बोली तुम हमारी दुश्मन बिल्ली हो, तुम डॉक्टर कैसे हो सकती हो, ठीक है, हम तुम्हारे लिए दरवाजा हरगिज नहीं खोलेंगे, यहां से चली जाओ। तब बिल्ली बोली नहीं नहीं, देखो प्रत्येक वाक्य के अंदर आपस में तालमेल है, प्रश्न पूछा आंसर दिया, फिर प्रश्न पूछा फिर आंसर दिया। मैं तो एक डॉक्टर हूं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तुम्हें कोई किसी प्रकार नुकसान नहीं करूंगी, कृपया दरवाजा खोल दो। लेकिन चिड़िया उसकी बातों में नहीं आई, उन्होंने उससे स्पष्ट रूप से मना कर दिया। आखिरकार मायूस होकर बिल्ली वहां से चली गई। शिक्षा मिलती है कि समझदारी किसी भी मुसीबत को टाल सकती है। बिल्कुल सही बात बोली, अगर हमने पूर्णतया समझदारी से काम किया तो डेफिनेटली हम किसी भी प्रकार की चुनौती से पार कर सकते हैं। जरूरी है कि हमने अपनी बुद्धि अपने विवेक का प्रयोग डेफिनेटली किया हो। एक और एग्जांपल देखते हैं लघु कथा के अंदर। सबक, सबक मतलब कि ये काम करने से मुझे क्या परिणाम मिला, क्या सबक मिली, क्या शिक्षा मिली। एक समय की बात है, एक आश्रम में रवि नाम का एक शिष्य रहता था। वह बहुत अधिक नटखट था, चंचल था। वह प्रत्येक रात आश्रम की दीवार फांद कर बाहर जाता था, परंतु उसके बाहर जाने की बात कोई नहीं जानता था। सुबह होने से पहले ही लौट आया। वह सोचता था कि उसके आश्रम से घूमने की बात कोई नहीं जानेगा, लेकिन उसके गुरुजी ने ये बात जानते थे। वे रवि को रंगे हाथ पकड़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको मैं दीवार फांदते हुए पकड़ूं। एक रात हमेशा की तरह रवि सीढ़ी पर चढ़ा, दीवार फांद कर बाहर कूद गया। उसके जाते ही गुरुजी जाग गए। तब उन्होंने दीवार पर सीढ़ी लगी दिखाई दी। कुछ घंटे बाद रवि लौट आया, अंधेरे में दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उस वक्त उसके गुरुजी सीढ़ी के पास ही खड़े थे। उन्होंने रवि को नीचे उतरने में मदद की और बोले बेटा रात में जब तुम बाहर जाते हो तो तुम्हें अपने साथ एक गर्म शॉल अवश्य रखनी चाहिए, सर्दी का टाइम है। गुरुजी ने बहुत अच्छी बात का परिचय देते हुए अपने शिष्य को समझाया। चाहते तो वो डांट भी सकते थे, लेकिन उसको कहा कि तुम बाहर जाते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें गर्म शॉल रखनी चाहिए। शिष्य शर्मसार हो गया। गुरुजी के प्रेमपूर्ण वचनों का रवि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, साथ ही उसने गुरुजी को ऐसी गलती दोबारा न करने का वचन भी दिया। शिक्षा मिलती है कि प्रेमपूर्ण वचनों से, मधुर व्यवहार से सबक जिंदगी भर याद रहता है। जरूरी नहीं है कि डांटने से ही मनुष्य सीखे, अपने अच्छे व्यवहार से, मधुर वाणी से, व्यंग्यपूर्ण बात से भी हम सामने वालों पर अपनी बात का असर दिखा सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है। तो आज के इस वन शॉट और डिवीजन में हम लोगों ने जाना सीबीएसई टर्म 2 के अंदर जो हमारे 5 टॉपिक आ रहे हैं, अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन, लघु कथा लेखन, किस प्रकार से उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, क्या क्या उसका फॉर्मेट है, उस प्रारूप के अनुसार अगर हम तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक हम गॉट कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आपके सीबीएसई टर्म 2 के लिए सभी विद्यार्थियों को ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।